हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे CUET की आपकी आज 1 मई की जो क्लास है वो बारिश की वजह से मिस हो गई थी। तो समय हमारे पास कम है, इसलिए हम कोई भी क्लास मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की क्लास 1 मई को जो हमारी होनी थी वो क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑनलाइन। करने का तरीका बिल्कुल वही, पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही जो हम अपनी क्लास में करते हैं। हम आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने वाले थे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम चैप्टर आज करने वाले थे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सर यही क्यों करने वाले थे आज, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर आपका एक नया चैप्टर है जो कि क्लास 12th में आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये CUET में अब भी जिंदा है। ठीक, तो CUET में ये चैप्टर आ रहा है, क्लास 12th में ये चैप्टर नहीं आ रहा था। हो सकता है कि सरकार को ऐसा लगा हो कि अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है तो बच्चों को इंफ्रा के बारे में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन CUET को लगता है कि इंफ्रा के बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें फटाफट से, जैसे हम रोज करते हैं, पहले हम पूरे चैप्टर की हाइलाइट्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको MCQs दूंगा, आप MCQs करेंगे, फिर मैं उसके आंसर्स आपको चेक कराऊंगा। आप अपने आंसर चेक करेंगे, अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो रोज का हमारा यही तरीका है, ऐसे ही करेंगे हम। चलिए, तो सबसे पहले तो बात आता है कि सर ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। बेटे वो सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो दूसरे बिजनेसेस को, दूसरे ट्रेड को सही से चलने में हेल्प करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये सब चीज़ें, जैसे आप रोड है, डैम्स है, ब्रिज है, ये सब चीज़ें अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन ये दूसरी सर्विसेज को या दूसरे बिजनेसेस को चलने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी सर्विसेज और वो सारी फैसिलिटी जो नीडेड हैं टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन एन इकॉनमी। करेक्ट, एक इकॉनमी में दूसरी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे बनाने के पीछे हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब प्रमोट हो जाएं, ये बढ़ें। आप ये बताइए, अच्छे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, इनके पीछे क्या पर्पस है? इनके पीछे चलो ये तो पर्पस है ही कि चलो आपको फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन बेटे इनके पीछे पर्पस है इकोनॉमिक, पैसा कमाने का, कि जितने अच्छे रोड या जितने अच्छे हाईवेज बनेंगे, ट्रैवलिंग टाइम उतना कम होगा, टूरिज्म उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उसके अलावा गुड्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसपोर्ट करने में भी कम समय लगेगा, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यानी कि इन सबको बनाने के पीछे क्या होता है, एक हमारा इकोनॉमिक मोटिव हमारी गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सब चीज़ें आती हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। जैसे कि आप सपोज करिए कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स खोलना, ये क्या करता है, ये हमारी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो ये पार्ट होता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब हमारी NCERT कहती है कि भाई हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट क्यों है। आपको मालूम है इम्पॉर्टेंस वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पहली आपके लिए इम्पॉर्टेंस ही है फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को अच्छे से चलने में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर डेवलप करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाता है। आज अगर आपको दिल्ली से कन्याकुमारी भी जाना है तो आप बाय रोड भी जा सकते हो। ठीक, आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करा देगी गवर्नमेंट, आपके लिए हाईवे बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती हैं, इससे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और इससे आउटसोर्सिंग भी होती है। यानी कि होता क्या है, जब गवर्नमेंट को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं तो गवर्नमेंट सारा काम तो खुद नहीं करती। जैसे आप मेरठ वासी हैं, आपको पता है यहाँ पर रैपिड रेल आ रही है, तो रैपिड रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे आउटसोर्स कर रही है।
ठीक है, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेकिन वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पर है, पीपीपी मॉडल पर है। तो पीपीपी मॉडल में आउटसोर्स कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दूसरों को तब भी एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है। अब आते हैं हम इंडिया में एग्रीकल्चर के स्टेट को, एग्रीकल्चर की कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। और हम सबसे पहले बेटे इसके अंदर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम केवल दो फैसिलिटीज़ का ज़्यादा, जो दो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनका ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं। एक तो है एनर्जी, क्योंकि ये दूसरी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे हम पढ़ रहे हैं। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं हेल्थ। इस चैप्टर में हम केवल दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी और हेल्थ। तो ज़रा देखिएगा, एनर्जी आपको पता है क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टाइम पर कंपोनेंट है। ठीक, अगर किसी भी कंट्री के पास एनर्जी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हैं, आज से नहीं पहले से ही सारी लड़ाइयाँ ही एनर्जी के चक्कर में हो रही हैं। पेट्रोल के चक्कर में लड़ाई हो रही है, कोयले के चक्कर में लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये बेसिक इनपुट हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अगर ये फ्यूल नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, तो आपके जो है थर्मल प्लांट्स नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो सारी लड़ाई जो है इन्हीं के चक्कर में है। तो जरा देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन, एक सीधा सीधा कोरिलेशन है किसके बीच में, इन एनर्जी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी हमारे देश में, जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब हमारा देश उतना ही प्रॉस्पर हो रहा है, उतना ही डेवलप कर रहा है। हमारी फैक्ट्रियों को लाइट की ज़रूरत होगी, फ्यूल की ज़रूरत होगी, इसका मतलब वहाँ पर उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको देखना होता है। अब यहाँ पर आता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं। तो बेटे कॉमर्शियल सोर्सेज वो होते हैं जो मेनली एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, एक इसका एक्सेप्शन भी है हाइड्रो पावर। तो बेटे एक बात सुनना, पेपर में लिखा आ जाए कि विच इज़ द एग्जम्पशन फॉर एग्जॉस्टेबल कॉमर्शियल एनर्जी, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रो पावर। क्योंकि बेटे अगर पानी रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे हाइड्रो पावर, बेटे हाइड्रो पावर का मतलब होता है पानी से बनने वाली एनर्जी, पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी एक बड़ा टर्म है, एनर्जी के अंदर से निकलती है इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स जो होते हैं, नॉन कॉमर्शियल, ये जनरली रिन्यूएबल होते हैं, ये दोबारा से क्रिएट किए जा सकते हैं। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव अ मार्केट, इनकी एक मार्केट होती है और इनके लिए प्राइस पे करना पड़ता है, दे कमांड अ प्राइस। नॉन कॉमर्शियल सोर्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, जैसे कि आप जंगल में जाओ, लकड़ी चुन के ले आओ, उस लकड़ी को आप यूज़ कर लो, आप काऊ डंग यूज़ कर लो, गोबर के उपले बना लो आप, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर, फायरवुड हो गया, ड्राइड डंग हो गया, तो इन सब चीज़ों का यूज़ नॉन कॉमर्शियल एनर्जी के लिए होता है। करेक्ट। और हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं बेटे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर दोनों का ही मिक्सचर चलता है। ठीक, कॉमर्शियल जो हमारा सोर्सेज होता है ये इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, और ये वाले जो हैं ये ज़्यादा डोमेस्टिक और कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। अब आपने किसी फैक्ट्री के अंदर तो जो गोबर के उपले हैं वो जलते हुए नहीं देखे होंगे, या जंगल से इकट्ठी करी हुई लकड़ियाँ फैक्ट्री में तो जलती हुई नहीं देखी होंगी, तो वो डोमेस्टिक यूज़ में आती हैं ज़्यादा। अब एक आता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। बेटे कन्वेंशनल का मतलब जो पहले से चलते आ रहे हैं, पुराने ज़माने के। तो देखिए ज़रा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड, ये बहुत लिमिटेड होते हैं, और नॉन कन्वेंशनल आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे कि आप एक बात सुनिएगा बिल्कुल मेरी ध्यान से, जैसे सपोज करिए आप थर्मल एनर्जी बनाते हैं, बेटे थर्मल होती है जो कोयले से बनती है, ठीक, जो कोयले से बनती है वो थर्मल एनर्जी होती है। ये कन्वेंशनल सोर्स है, पहले से ही कोयले से बिजली बनती आई है। लेकिन आजकल के अगर हम देखें विंड पावर, अगर हम बात करें विंड पावर की, अगर हम बात करें जो आपकी टाइडल एनर्जी होती है, टाइडल, ठीक, जो टाइड आने से समुद्र की लहरों से बनती है, तो विंड पावर, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी,
ये आपके क्या है, नॉन कन्वेंशनल, ये पुराने ज़माने के नहीं है, नए ज़माने के। क्लियर? तो ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल होता है। इंडिया में कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, देखिए ये मैंने यहाँ पर जितनी पॉइंट आपको हाईलाइट करें और इसी का सेम ये जो मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हमेशा की तरह मैंने आपको ये फॉरवर्ड भी कर दिया है, ठीक है, ये भी आपके पास अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, कंजम्पशन, इसको ध्यान से पढ़ना है। हमारे यहाँ का कंजम्पशन पैटर्न क्या है, यहाँ हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप टू 70% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि हम जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका 74% कॉमर्शियल एनर्जी होती है। और उसमें भी अगर बात करें तो जो कोयला है, कोयले से सबसे ज़्यादा हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं 54, ऑयल से 32 और नेचुरल गैस से 10% और हाइड्रो एनर्जी से केवल 2%। हमें ऐसा लगता है कि शायद अब पानी से बहुत बिजली बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो परसेंटेज है हमारी कंट्री में बहुत ही कम है। उसके बाद आता है आपका नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज, उसके अंदर फायरवुड और काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सब चीज़ें आती हैं और ये 26% ऑफ द टोटल एनर्जी है। ठीक है, हमें लगता है कि आजकल कौन लकड़ी यूज़ कर रहा है, कौन फायरवुड यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं है बेटे। बिकॉज वी बिलोंग्स टू सिटी साइड तो हमें लगता है कि हाँ सबके घर में एलपीजी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं सेक्टरल पैटर्न की अगर हम बात करें, कौन से सेक्टर में कितनी कंजम्पशन होती है। बेटे इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, वो है 44%। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद आपका जो बढ़ते जाए हम थोड़ा सा और आगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में 18% से कम होती है, 18% से कम। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 40% हमारी एनर्जी जाती थी 53-54 में। बेटे पुराने ज़माने की बात हो रही है, दादा के ज़माने की बात हो रही है हमारे। अभी फ़िलहाल की बात अगर हम करें तो 2020 में हम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका 19% जाता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्लियर? अब ट्रांसपोर्टेशन में बेटे सब आते हैं, ट्रेन भी आती हैं, कार भी आती हैं, सब आता है। अगर पावर या इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि ये दूसरों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी मेरी क्लास भी बंद हो जाएगी अभी अगर लाइट चली जाए तो। ठीक, तो यहाँ क्या है, सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन। अब हमारे लिए सोर्सेज क्या है पावर जनरेशन के, बेटे पहला है थर्मल पावर। थर्मल पावर किससे बनता है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से। ठीक, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इनसे बनता है। और हमारी टोटल प्रोडक्शन का 2016 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 67% जो है थर्मल पावर से आती है। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, हाइड्रो पावर की बात करें, तो जो पानी से बनती है उसे हाइड्रो पावर कहते हैं। और जो न्यूक्लियर एनर्जी से बनती है उसे, जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं जो उनसे बनती है, उसे हम न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर भी कहते हैं। ये बहुत ही कम परसेंटेज है, ये बहुत ही कम लेवल पर बनती है, क्योंकि इसका जो इसके रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं वो इंडिया में बहुत ही कम होते हैं। तो हमें दूसरों से लेने पड़ते हैं और दूसरे हमें इसे नहीं देते। रीज़न, क्योंकि बेटे इससे आप पावर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इससे एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो ये आपको आसानी से नहीं मिलती, इसलिए हमारे यहाँ पर इसका प्रोडक्शन नहीं होता, कम ही है काफ़ी यूज इसका। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ वेरियस सोर्सेस, कोई बहुत ज़्यादा आपको इस पर फोकस नहीं करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये यहाँ पर आते हैं चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो देखिए पहली बात, इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमारे सामने जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दैट इज़ नॉट इनफ, वो काफ़ी नहीं है। हमारे देश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी बहुत कम है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो हमने कैपेसिटी इंस्टॉल्ड भी कर रखी है, मान लो कहीं पर हमने 10,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रखा है तो हम उसे केवल 50 या 60% तक ही यूज़ करते हैं, मतलब जितना उसका मैक्सिमम यूज़ हो सकता है हम वो भी नहीं करते। उसके बाद आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि ये जो हमारे बोर्ड बने हुए हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जैसे यूपी के लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया, वो भी सही से काम नहीं करते। कहने का मतलब है
आपके घर के आसपास जो बिजली के ऑफिस होते हैं, जो बिजली ऑफिस होता है, बिजली विभाग का जो ऑफिस होता है, वो भी ठीक से काम नहीं करते। ये भी एक शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो जो इनपुट्स चाहिए, जैसे कोयला चाहिए, ऑयल चाहिए, इन सब चीज़ों की भी हमारे पास अवेलेबिलिटी इनफ क्वांटिटी में नहीं है। लिमिटेड रोल ऑफ द प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्राइजेस। बेटे अभी भी हमारे यहाँ पर वैसे अब होने लगा है, अडानी पावर्स भी है, रिलायंस पावर भी है, और भी ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो इनफ नहीं है। हमें इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। ठीक, जनरेशन फेज में वो भी। पब्लिक का कॉपरेशन नहीं है बेटे, पब्लिक का भी कोई कॉपरेशन नहीं है। जैसे हम और आप लोग हैं, कहीं की भी हम लाइट खुली छोड़ देते हैं, कहीं की भी हम बल्ब खुले छोड़ देते हैं, पंखे घंटों घंटों तक चलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंजम्पशन की बजाय वेस्टेज हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है, आती है बात समझ में। और बच्चे आगे कहते रहते हैं एसी चला दो, एसी चला दो, एसी चला दो। तो बेटे एसी वेसी चलाने से भी क्या होता है, पावर कंजम्पशन होती है ज़्यादा, देश के रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि एसी वेसी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उससे देश का नुकसान हो रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं। मेजर टू मीट दी पावर क्राइसिस। बेटे हमारे देश में पावर क्राइसिस है। पावर क्राइसिस मतलब पावर की कमी है। तो क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन दी प्लांट लोड फैक्टर। बेटे ये PLF आ सकता है पेपर में। प्लांट लोड फैक्टर इज अ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी of the thermal power plant. Improvement in PLF will help better utilization of capacity of the plant. अगर प्लांट लोड फैक्टर मतलब एक प्लांट के ऊपर कितना लोड है, अगर हम उसे इम्प्रूव कर लें, यानी कि बात वही है कि जो उसकी कैपेसिटी है अगर हम उसको ठीक से यूज़ कर लें तो उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में जो बिजली के वायर होते हैं, 440 वोल्ट का झटका लगता है जिनसे, वो पहले सीधे सीधे वो मेटल के होते थे और उनमें से आवाज़ आती थी, आवाज़ें आती थी उनके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जब उनके अंदर से निकलती थी। और पहले आपने देखा होगा, पहले आपके घरों में भी जो आपकी जो वोल्टेज होती है वो फ्लक्चुएट होती थी काफ़ी। करेक्ट, अब नहीं होता है ऐसा, अब कम होता है इन कंपैरिजन टू पहले। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो वायर होती हैं वो एक कोटेड होती हैं, वो कवर्ड होती हैं रबड़ से। तो जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम हो जाता है, नहीं तो वो वेस्ट ही तो हो रहा था सारा का सारा, वो कम हो जाता है। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस भी नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट, हमें अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम है, उसे बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए और रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हमें अब ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यानी कि सोलर पावर, आप देखिए इंडिया ने बहुत तरक्की करी है सोलर पावर के फील्ड में। आने वाले और 10 साल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया इसको लीड करेगा, पूरे वर्ल्ड को सिखाएगा कि एक तरीके से आप सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ करें। हमारे जितने हाईवेज बन रहे हैं हर जगह सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है, बहुत बड़े बड़े फील्ड बनाए जा रहे हैं सोलर एनर्जी के लिए। अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ द हाइड्रो पोटेंशियल। हमें हाइड्रो प्लांट्स को और डेवलप करना चाहिए। हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्लांट्स हैं लेकिन उनसे हमारी जो पूरी जो कैपेसिटी है उससे काम सही से नहीं बन पाता। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उसका हम केवल 21.14% जो है उसे डेवलप कर पाए हैं। करेक्ट, आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ और भी आप तरीके लगा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा सकते हैं, प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें किसकी थी, एनर्जी सेक्टर की। हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ उसके सजेशंस। क्लियर, आप इसको आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। हम अपनी फेस टू फेस क्लास में भी यही करते हैं, आपको पता है। अब आते हैं हम हेल्थ पे। बेटे हेल्थ फैसिलिटी हमारा एक अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेन बहुत बड़ा रीज़न है जो हमारे यहाँ पर बाकी सर्विसेज अच्छी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ हेल्थ काफ़ी पिछड़ा हुआ है और हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है ये आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे देख लिया। करेक्ट, ऑल्दो दूसरी कंट्रीज़ में भी सिचुएशंस अच्छी नहीं थी लेकिन इंडिया में भी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। रीज़न बीइंग लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ आज भी काफ़ी कम है। ऑल्दो पिछले 5 से 7 साल में हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएं। करेक्ट, और कोविड-19 के बाद से तो लोगों ने भी और गवर्नमेंट ने भी
हेल्थ को प्रायोरिटी सेक्टर में लेना शुरू कर दिया। करेक्ट। तो चलिए, क्योंकि पहले किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब आज के टाइम में उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया। आगे देखिएगा, अब हम अगर बात करें हेल्थ फैसिलिटीज़ की तो ज़रा देखते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ में WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहता है हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, और मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, दैट डज नॉट मीन्स कि मैं हेल्दी हूँ। मैं हेल्दी फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए और सोशली भी होना चाहिए। सोशली वेलबींग मतलब यानी कि आप सपोज करें आपको कोई बीमारी भी नहीं है, आप मेंटली भी आपकी सिचुएशन ठीक है, लेकिन आप सोशल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करे जा रहे हैं, तो आप इसका मतलब आप हेल्दी नहीं है, आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं थोड़ा सा इंडिया के, हम आगे चलकर थोड़ा सा ये देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से हेल्थ सर्विसेज को जो है प्रमोट करा जाता है। तो बेटे यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट हमारे घरों के आसपास बनाती है, जिसे दिल्ली वाले मोहल्ला क्लिनिक कह देते हैं, ठीक है, और बाकी जगह पर इसको हेल्थ सेंटर ही कहा जाता है। बस दिल्ली वालों ने उसको एक नया नाम दे दिया, मोहल्ला क्लिनिक। बाकी सब कुछ पुराना ही है, पहले से होता आया हमारे देश में। आसपास जो छोटे छोटे सरकारी क्लिनिक या सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, उन्हीं की यहाँ पर लगभग बात होती है, ठीक है। तो ये सेटअप बाय द गवर्नमेंट थे, ठीक। इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिकल प्रोफेशनल कॉलेजेस भी हैं, बट दे आर नॉट इनफ, ठीक। अगर आप देखें तो इंक्रीज फ्रॉम, आप देख सकते हैं अब फिलहाल बढ़ते बढ़ते हमारे पास 45,976, ये हमारे पास 2015 का डेटा है। 2015 के हिसाब से इतने हॉस्पिटल्स हमारी कंट्री के अंदर चल रहे थे। अगर हम बात करें नर्सिंग पर्सोनल की, मतलब जो नर्सिंग का काम करते हैं, चाहे उसके अंदर नर्स हो, वार्ड बॉय हो, ऐसे लोग, ये अब हमारी कंट्री में 23.44 लाख हैं, और एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास 9.2 लाख हैं। लेकिन बेटे व्हेन वी कंपेयर दीज डेटा विद द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो हमें पता चलता है कि कई हज़ारों के ऊपर एक डॉक्टर है, कई हज़ारों लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, ठीक। तो हमें लगता है कि ये ड्रास्टिक से सिचुएशन है। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है उसे 3 टायर सिस्टम कहते हैं। बेटे 3 टायर का मतलब 3 लेवल में ये आपका पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम डिवाइड होता है। कैसे? सबसे पहला होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्चरी। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर कौन सा होता है? बेटे ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है पेपर में। इट इंक्लूड्स एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। करेक्ट? उन्हें कंट्रोल, यानी कि प्रिवेंटिव केयर है यहाँ पर। जैसे कोविड-19 आया तो मास्क लगा लो, सैनिटाइज कर लो, ठीक है, ये सब प्रिवेंटिव केयर है, यानी कि बीमारी को रोकथाम करना, बीमारी को रोकना होने से। क्लियर? कि आपको सपोज करो अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप मुंह कवर करके जाएं, धूल मिट्टी की जगह ना जाएं। आपको एजुकेट करना कि भाई इस बीमारी से बचने का क्या तरीका है। आगे चलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर में आता है वो सेक्टर जहां पर थोड़ी सी क्रॉनिक डिसीजेस का इलाज होता है, जहां पर आपको ECG, एक्सरे, ऐसी फैसिलिटी, सर्जरी वगैरह की जो है फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। और टर्चरी क्या होता है? हॉस्पिटल विच हैव एडवांस लेवल ऑफ इक्विपमेंट। जैसे आप इंडिया में एम्स मान सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मान सकते हैं, ठीक है, एस्कॉर्ट्स मान सकते हैं, दिल्ली का मैक्स मान सकते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स जो हैं, मेदांता मान सकते हैं। तो ये क्या है? ये टर्चरी सेक्टर के हॉस्पिटल हैं जिनमें एडवांस लेवल ट्रीटमेंट क्या होता है? अवेलेबल होता है। और इसके अंदर अब एक पॉइंट आता है, पहले तो क्या कहते हैं, जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखते थे तो कई बार आता था प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो लगभग 70% हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्राइवेट हैं, ठीक। प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल 2/5 ऑफ द बेड्स अवेलेबल, मतलब जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है वो बेड्स में काउंट होती है, बेड्स में। इंडिया में कितने बेड्स हैं, मतलब इंडिया में जितने बेड्स हैं वो इंडिया की कैपेसिटी है। तो 2/5 बेड्स जो हैं वो किसके हैं?
प्राइवेट वालों के हैं। 60% डिस्पेंसरीज वो प्राइवेट हैं। 80% हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है किसके हाथ में है, जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। एंड 46% इन पेशेंट। बेटे आउट पेशेंट, इन पेशेंट का मतलब जो लोग खुद दिखाने के लिए जाते हैं, ठीक, वो 80% पेशेंट जो हैं वो किसके पास जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो प्राइवेट सेक्टर एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है हमारे जो है हेल्थ केयर सिस्टम में। बेटे यहाँ से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको ISM कहते हैं। इंडिया में भी अपना मेडिसिन सिस्टम है। एलोपैथिक तो हमने यूरोपियन कंट्रीज से ऑप्ट करा, लेकिन हमारे पास पहले से आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्ध और नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी ये अवेलेबल है। करेक्ट? और इसको हम एक नाम देते हैं आयुष, AYUSH, आयुष। ठीक, तो ये इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, देखें जी। हेल्थ सेक्टर पर हमारे यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेल्थ सेक्टर पे हमारे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 14% अमाउंट जो है वो खर्च होती है। ठीक, टोटल GDP का 14% हम कहाँ खर्च करते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं। उसके बाद इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 17% पॉपुलेशन है। आउट बियर्स फाइटरिंग 20% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ इंडेक्स। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, GBD, इसे याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। GBD मतलब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। इंडिया में मतलब पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार होते हैं उसमें 20% इंडिया के होते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीजेस से बीमार होते हैं। कम्युनिकेबल, तुमने छींक दिया मैं बीमार हो गया। करेक्ट? तुम्हें बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया, तुमने खांस दिया, मैं बीमार हो गया। ये कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती हैं, फैलने की जो परसेंटेज है वो 20% पेशेंट इंडिया में होते हैं पूरे दुनिया के। क्लियर? और 17% हमारे पास पॉपुलेशन है। उसके बाद कह रहा है एवरी ईयर अराउंड 5 लाख चिल्ड्रन डाई ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेज। 5 लाख बच्चे जो हैं वो वाटर बॉर्न डिसीजेस से मर जाते हैं। क्लियर? उसके बाद और आगे चलें तो मेल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो 2.2 मिलियन बच्चे आज भी मेल न्यूट्रिशन है, मतलब कुपोषित हैं। उनको पूरा पोषण, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता अपने खाने से। उसके बाद लेस देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन यूटिलाइजेज हेल्थ फैसिलिटीज। केवल 20% पॉपुलेशन है जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का यूज करती है, मतलब सरकारी सुविधाओं का जो यूज है वो 20% पॉपुलेशन करती है। करेक्ट? तो ये कुछ डेटा है यहाँ पर, और भी कुछ डेटा है वो आप थोड़ा बहुत अपने पास कैप्चर करिएगा इसको। ये एक कंपैरिजन टेबल है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम इंडिया, चाइना, USA, श्रीलंका, इनके कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप देखिएगा, और मैं ज़्यादा पढ़ूंगा ही नहीं, हर जगह हमारी ही पिटाई हो रही है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारा 38 है, उधर देख लीजिए क्या है, 9, 6, 8। श्रीलंका भी हमसे आगे, वहाँ भी 1000 में 8 बच्चे मरते हैं, हमारे यहाँ 1000 में से 38 बच्चे मर जाते हैं। क्लियर? और हम इस डेटा को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा ड्रास्टिक सी सिचुएशन है जो एक इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं है। विमेन हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है वो ऑलरेडी अपसेट है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अब वो 914 क्या था, 2011 में था, तो ये और इम्प्रूव हो रहा है और आगे बढ़ ही रहा है, ठीक हो रहा है, मतलब पहले से इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद अराउंड 3 लाख गर्ल्स बिलो 15 ईयर ऑफ एज आर नॉट ओनली मैरिड बट हैव ऑलरेडी बॉर्न चाइल्ड एटलीस्ट वंस। तो 15 साल से कम की लड़कियां भी हमारे यहाँ पर बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। 3 लाख लगभग ऐसे केसेस हमारे कंट्री में हैं। मोर देन 50% ऑफ द वुमेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 हैव एनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी होती है, ठीक, इससे उनको आयरन डेफिशिएंसी होती है और इसकी वजह से 19% मैटरनल डेथ्स होती हैं। यानी कि व्हेन अ वुमन गिवन अ बर्थ टू अ चाइल्ड तो उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर? तो ये कुछ डराने वाली चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं आराम से, बिल्कुल ठीक। अबॉर्शंस आर ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो अनवांटेड चाइल्ड्स होते हैं उनका जो अबॉर्शन है वो भी एक महिलाओं के मरने की वजह बनता है।
यानी कि उनकी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि धीरे धीरे वो डेथ की तरफ बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ बातें हैं। हेल्थ ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट, हेल्थ को एक बेसिक ह्यूमन राइट बनाया गया, तो हेल्थ अब हर एक सिटीजन का राइट है। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पहला, हमारे पास जो हेल्थ सर्विस हैं वो इनएडिक्वेट हैं। हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिसीजेज बहुत ज़्यादा हैं, पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर गड्ढों में सड़कें और सड़कों में जो है पानी, गड्ढों में पानी होता है फिर, ठीक है। पहले एक सड़क होती है, सड़क में गड्ढा होता है, गड्ढे में पानी होता है। हमारे यहाँ सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, नालियाँ खुली होती हैं, नाले खुले होते हैं, ठीक। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में होंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक, कंपैरेटिवली कम होता है। लैक ऑफ मैन पावर, हमारे यहाँ लोग भी कम है हेल्थ फैसिलिटीज़ में। मैल न्यूट्रिशन, लोगों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए हेल्थ फैसिलिटीज़ सबके लिए बहुत महंगी हो जाती हैं। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। क्लियर। तो ये हमने बात कर ली इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसके एमसीक्यूज करने हैं तो सर हम इसके एमसीक्यूज कैसे करें। जैसे बेटे रोज करते हैं, आज कोई नई बात तो है नहीं, बस सिंपल सी बात है, आप मेरे सामने नहीं बैठे, मुझसे दूर बैठे, करने का तरीका बिल्कुल वही है। अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो बिल्कुल करके लाएंगे। यहाँ आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको एमसीक्यूज प्रेजेंट होते जाएंगे और आप उनके आंसर अपने पास लिखते रहेंगे। क्वेश्चन 1 का आंसर ए है, क्वेश्चन 2 का आंसर बी है, सी है, डी है, जो भी है लिख लीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन है इस वर्कशीट में, आप अपने पास लिख लीजिए। और इन 30 क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ही कम समय लगना चाहिए। उसके बाद मैं आपको टैली करवाऊंगा कि आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ऐसा ही हम रोज अपनी क्लास में करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा अपना दिमाग चलाएंगे और बेटा ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि ये आज जो हमारी क्लास हो रही है ये एक बैकअप क्लास है। और कल जब आप लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे, फेस टू फेस मेरे सामने बैठे होंगे, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि दिखाइए आपने आंसर्स कहाँ लिखे। तो कृपया करके आंसर्स ज़रूर लिख दीजिएगा अपने पास, निकम्मापन नहीं चलेगा। सोच लो बेटे, CUET क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज में जाके माँ बाप के लाखों रुपए बचाने हैं, या फिर CUET में लुढ़क जाना है और फिर माँ बाप के सामने गर्दन झुका के खड़े हो जाना है कि जी हम क्या कर सकते हैं, रह गए तो रह गए। तो ऐसी एक शेमफुल पोजीशन में आप ना आए, तो फटाफट से अपने काम को बेहतर तरीके से करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर और मैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 1, आई होप इट इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 and 3। टू एंड थ्री डन आई होप। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, आई होप इट इज डन। क्वेश्चन नंबर 5, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर। 6, 7, सेवेंथ, 8th। ध्यान से पढ़िएगा, 8th क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो तुक्का मत मारिएगा, आराम से करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। एट्थ क्वेश्चन डन। 9th,
10th 11th ट्वेल्थ 13 14 14 वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन है. दैट इज नॉट कॉमर्शियल, दैट इज कन्वेंशनल. क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए. सिक्सटीन 17 18 19 20 21 22 23 22 23 At present, nuclear and atomic energy accounts for only dash of the total energy consumption against a global average. इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. इसका आंसर है 2%. ठीक. 24 25 ये भी मैं आपको बता देता हूँ. डेटाबेस क्वेश्चन है. 25
तो बेटे 25 का जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। यह है 23 सितंबर। आयुष्मान भारत जो योजना है वो कब लॉन्च हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। बिगेस्ट हाइड्रो प्लांट ऑफ इंडिया, हाइड्रो प्लांट जहाँ पर पानी से बिजली बनती है, तो ये 4 लिखे हैं यहाँ पर। टिहरी डैम सेकेंड लार्जेस्ट है और कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट फर्स्ट नंबर पे है। ठीक, उसके बाद बिगेस्ट थर्मल प्लांट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट कहाँ पर है? थर्मल प्लांट जहाँ पर कोयले से बिजली बनती है, दैट इज विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं बिगेस्ट विंड पावर फार्म ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा विंड पावर फार्म जहाँ पर बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी होती हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, दैट इज ए, ठीक, मुप्पंडल विंड फार्म। ठीक, ये लार्जेस्ट है। तो आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन खत्म। कुछ तो मैंने आपको करा दिए टैली, अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो बाकी के मैं आपको जल्दी से अब टैली करा देता हूँ। ठीक, तो इनके आप आंसर अपने पास लिखिएगा। मुझे उम्मीद है 30 में से 30 आपके सही होने चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखें जी, क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा कॉमर्शियल नहीं है? तो बेटा ड्राइड डंग, यानी कि गोबर के उपले। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? उसके सब आती हैं, उसके अंदर यूनानी, योग, सिद्ध, ये सब आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। ISM किसके लिए स्टैंड होता है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए स्टैंड होता है। नेक्स्ट आते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर वाटर, ऑयल, गैस, ऑल। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस क्या है? हेल्थ स्टेटस, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डिक्लाइन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दोनों ही है। तो इसका आंसर हो गया सी। पावर जनरेशन यूजिंग वाटर क्या कहलाती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसका आंसर है सी। CFL कंज्यूम 80% मोर पावर देन ऑर्डिनरी बल्ब। नहीं, ये सेंटेंस गलत है। ठीक, CFL बल्ब से कम एनर्जी यूज करती है। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ पावर इज वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पावर स्टेशन टू हाउस होल्ड। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय, किस तरीके से हो सकता है? बेटे सिंपल सी बात है, प्रॉपर लीड मैनेजमेंट करके। CFL यूज करके क्या हो जाएगा उससे? तो लीड मैनेजमेंट सही से होना चाहिए। दैट इज एन इंडिकेटर विच मेजर द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्री मैच्योर ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीज। उसको हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर डिसीज की वजह से अगर कोई मर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं, डिसीज। गोल्डन ब्रेकडाउन डिसीज, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेटे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है एजुकेशन। LPG किसका एग्जाम्पल है? LPG इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल गैस। ठीक, LPG नेचुरल गैस का एग्जाम्पल है। सम स्टेट्स इन इंडिया परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर इन सर्टेन एरिया ड्यू टू better irrigation facility, better transportation, better health and sanitation, or all of the above? The answer is all of the above. From the following, which one is non-conventional source? बेटे non-conventional, ठीक, non-conventional source कौन से हैं? तो मुझे यहाँ पर कायदे में यहाँ लिखा है not a conventional source। कायदे में ये तीनों ही conventional नहीं है। ठीक, नॉन कन्वेंशनल। तो इनमें से नॉन कन्वेंशन, ये जो है तीनों हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल। ये तीनों हमारे नॉन कन्वेंशनल है, पुराने ज़माने के नहीं है, ये नए ज़माने के। तो नॉन कन्वेंशनल कौन सा नहीं है? तो बेटे कोयला जो है नॉन कन्वेंशनल नहीं है, क्योंकि वो तो वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, एसेंशियल इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ इन द कंट्री इज इन इंक्रीज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। अगर हमारी एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, जीवन जीने के साल बढ़ जाते हैं, तो ये इसका जो है एक इंडिकेटर है। डैश इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर
बेटे इकोनॉमिक भी और सोशल भी, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जनरेटेड बाय सन इज नोन एज, बेटे एक छोटे से बच्चे को भी पता है, 4th क्लास के को, सोलर एनर्जी कहते हैं इसको। डैश इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स, ये वर्ड एक्सपोर्ट्स नहीं है, ये एक्सपर्ट्स है, ठीक है बेटे, एक्सपर्ट्स, ठीक। तो क्या है, इसको बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज। आगे चलते हैं। इन इंडिया मोर देन द हाफ ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज किसकी वजह से है, इसकी वजह से है, कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से। आगे लिखा है डैश आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड नेचुरली, तो जो अपने आप दोबारा बन जाते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। डैश आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, उनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इन्वेस्ट ओनली डैश इन इट्स जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अपना 34% खर्च करते हैं। इन इंडिया कॉमर्शियल एनर्जी कंज्यूम, कॉमर्शियल एनर्जी 74% और ये आपकी 26%, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, डैश इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर, तो हाइड्रो कह लो या हाइडल कह लो, एक ही बात है, ठीक है, हाइडल एनर्जी। आगे देखें, एट प्रेजेंट न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी अकाउंट फॉर ओनली 2%, इसका आंसर मैंने आपको बता भी दिया था, 2% है। नेक्स्ट पे आते हैं, विलेज लेवल पर वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल टेक्निकली नोन एज, बेटे विलेज लेवल पर जो होते हैं उनको PHC कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया था 23 सितंबर, ये कोयना डैम, ये विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट, और 28वें का मुप्पंडल विंड फार्म। 28 क्वेश्चन हमारे थे, 28 क्वेश्चंस वी हैव डन। आई होप आज की क्लास मैंने आपकी कर दी कंपनसेट। कृपा करके इस चैप्टर को निपटा लीजिए सही से, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है। कल की क्लास में हम कुछ और करेंगे, लेकिन इस असाइनमेंट को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की क्लास में मैंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करा दिया, ठीक है जी। चलिए मिलेंगे कल अपनी ऑफलाइन क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत ख़राब नहीं जाने देंगे।